तो पहले ये एक वेव थी कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह स्कूल बना देना चाहिए। सारे लोग इस चीज से इंस्पायर्ड है और उस चीज से एकजुट हो रहे हैं कि राम मंदिर बना है और वही बनना चाहिए था। जहाँ जिसकी जगह थी वहाँ उसको मिलना चाहिए। ई लफड़ा बहुत चल रहा है जी। हैशटैग ई लफड़ा बहुत ट्रेंड कर रहा है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? जो मैं दिख रहा हूँ लोगों को, मैं बहुत तगड़ा हूँ और मैं भैया अकेला ही बहुत तगड़ा। मतलब मेरे से पंगा लेने से पहले पब्लिक को सोचें। जब हम तिरंगा उठाते हैं, मतलब जीतने के बाद जब हमें मौका मिलता है हमारे देश का जो हमारा स्वाभिमान है तिरंगा, उसको उठाने का, वो वाली फीलिंग हाई लेवल। गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। जिम में लोग सोचते हैं कि ट्रेनर ही उनके डंबल्स उठाए, ट्रेनर ही उनको उनका शेकर पकड़ाए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्रेनर्स को प्लीज़ रिस्पेक्ट दो। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं ना, ये मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं, मिस्टर एशिया रह चुके हैं और बॉडी बिल्डिंग लाइन में इनका बहुत नाम है। तो आप लोग, जितने भी लोग जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एडवांस लेवल पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपके बहुत सारे सवाल ये बहुत आसानी से हल कर देंगे। प्लस इनकी जो जर्नी रही है, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे और बॉडी बिल्डिंग में आए, अपने आप में एक बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट ही आपके लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने जितने भी सवाल हैं उनको क्लियर कर लें। सोशलाइज पर बने रहें। मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर वर्ल्ड WAF, मिस्टर एशिया IBFF और इस वक्त बहुत बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जिनका बहुत नाम है। और आप खुद ही मिल लीजिए, ये है लोकेश राजपूत। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशलाइज पे। और बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आई एम 100% श्योर कि आप उन सबका निवारण बहुत इजीली कर सकते हैं। जी। चाहे आप बेसिक बॉडी बिल्डर हो, चाहे आपने आज ही जिम स्टार्ट किया है, चाहे आप बहुत ही एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर हो, ये आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। और इनकी लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे पता चला, वो भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से। स्पिरिचुअलिटी ने कैसे इन्हें बूस्ट किया और यहाँ पहुंचाने के लिए स्पिरिचुअलिटी इनकी जो है जिम्मेदार है। लोकेश जी, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और बेसिक सवाल जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, ट्रेडमिल पर लोग भाग रहे हैं, वायरल वीडियोस आ रहा है और लोग मर रहे हैं। जिम में कोई जा रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है और वो बेहोश हो जा रहा है। जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या जिम की एक्सरसाइज रूटीन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को? जी। देखिए सर, हमें ना ये सोशल मीडिया के मिथ को समझना होगा। जैसे कि इंडिया में हर 4 मिनट में एक हार्ट अटैक होता है, बट अगर ट्रेडमिल पे जाके 6 महीने में कुछ हुआ तो उसका लोग बहुत वायरल कर देते हैं कि भाई ट्रेडमिल पर हार्ट अटैक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक उनको होता है जो ऑलरेडी पहले से अनफिट हैं। उनको डॉक्टर बोलता है कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो अब आप जाके जिम ज्वाइन कर लो। तो ये जिम ज्वाइन करने के तुरंत, मतलब 1 से 2 दिन बाद ही ये सोचते हैं कि हम आज ही धावक बन लें। तो ये सोचते हैं कि 1-2 दिन में कोलेस्ट्रॉल खत्म करना है, तो वहां पे जाके दिक्कतें होती हैं। तो मेरा सबको बोलने का एक मतलब सबके लिए सजेशन ये होगा कि आप अपने ट्रेनर से थोड़ा डिस्कशन कर लें। ट्रेनर्स को अपने बारे में समझाएं कि भाई मेरी ये रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर ने बोला है मुझे जिम ज्वाइन करना है। अगर आप अच्छे ट्रेनर के अंडर जाओगे तो वो आपको रनिंग के लिए तो अराउंड 1 महीने का टाइम लेगा। वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को रनिंग के लेवल पे लेके जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि लोग उम्मीद से ज्यादा एक्सर्ट कर लेते हैं। यस, वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि भाई अब तो पूरे जीवन भर तो वो ना ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदा खा रहे हैं, और एंड में जाके फिर वो ब्लेम कर देते हैं जिम और ट्रेडमिल को। हाँ, लोकेश, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपके जिम लाइन है, आप सप्लीमेंट स्टोर्स है। तो आपको एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे भी और आपको चाहे एक ट्रेनर चाहे एक एथलीट के लेवल पे भी आपको बहुत एक्यूरेट नॉलेज होगी। तो आपसे मैं इन तीनों लेवल्स पे सवाल पूछूंगा ताकि जो हमारे दोस्त हैं वो लोग
एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपकी तरह ही कुछ जिम लाइन में काम करना चाहते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट स्टोर खोलना चाहते हैं, तो सप्लीमेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, एक बहुत बड़ा बबल है ये सप्लीमेंट्स। अभी मैंने एक रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी थी द जर्नल ऑफ इंडिया में, तो उनका ये कहना है कि हम जितने भी इंडिया में सप्लीमेंट्स हैं 70% पे प्रोटीन्स की और जो भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी जो मात्रा है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो गलत लिखी हुई है। तो कितना हद तक ये सही है? मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम इसमें सही ही है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत कम ही ब्रांड ऐसे हैं जो एक्यूरेट जितना वो डब्बे पे लिखते हैं वो होता है। तो ये जो रिपोर्ट आई थी वो मैंने भी देखी है, तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट ठीक है। लेकिन आप एक खुद सप्लीमेंट स्टोर के ओनर हैं जी। और जब आप लोग आपके पास आते हैं कि मुझे प्रोटीन दे दो, और आजकल तो ये ट्रेंड है कि कोई नया लड़का, कोई नया आदमी अगर जिम में जाता है तो सबसे पहले ट्रेनर यही बोलता है कि यार आप कुछ गेनर ले लो, कुछ प्रोटीन ले लो, या फिर कुछ फैट रिडक्शन के लिए ले लो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या कहें कि एक साइकिल बन गया है कि विदाउट प्रोटीन या विदाउट डब्बा हम लोग जिम कर ही नहीं सकते। देखो, हमें प्रोटीन की जो मेन काम है ना प्रोटीन का, वो हमें समझना होगा कि ये प्रोटीन बॉडी के लिए चाहिए तो क्यों चाहिए और कितना चाहिए। उसके बाद आता है इस प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स को जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, पहले इसको पाउडर बोला करते थे, फिर इसको डब्बा बोला करते थे, अब प्रोटीन पे आ गए हैं और आने वाले टाइम में इसको मील रिप्लेसमेंट बोला जाएगा। दूसरा ये है कि देखो, अगर हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नेचुरल डाइट से फुलफिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर हम नहीं कर सकते तो उसके बाद हमें प्रोटीन सप्लीमेंट का सहारा लिया जाएगा, ना कि पूरा का पूरा उस पर डिपेंड हुआ जाएगा। राइट जी। तो अगर आप बोलते हो मेरे जैसा इंसान, मैंने जिम स्टार्ट किया है, मेरे को 1 महीना हुआ है, मेरा ट्रेनर मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि यार आप कुछ लो, आप कुछ डब्बा लो, कुछ प्रोटीन लो, गेनर लो, इवन स्टेरॉइड्स के लिए भी मुझे बोल देता है। कई कई ट्रेनर्स ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी आपको पैसे लेने के लिए ऐसा स्टेरॉइड्स वगैरह के लिए रिकमेंड कर देते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करोगे मेरे जैसे आदमी को कि मैंने अभी जिम स्टार्ट किया है? देखो, मैं आपके जैसे आदमी से पहले मैं उनसे बोलूँगा कि मुझे आपके 10 मिनट्स चाहिए। मैं आपकी जो डेली रूटीन है, आपकी बॉडी का वेट कितना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, मैं उसको पहले मेजर करूँगा। फिर उसके बाद नॉर्मली ये होता है कि जितना हमारा बॉडी का वेट है पर केजी बॉडी वेट के साथ में पर ग्राम प्रोटीन, मान के चलो कि आपकी बॉडी का वेट है 80 केजी, तो आपको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए आपको 80 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है। अब वो आप प्रोटीन कैसे फुलफिल कर सकते हो अपनी डाइट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब होता यह है कि हमें वर्कआउट के तुरंत बाद 29 और 30 मिनट के अंदर अंदर प्रोटीन चाहिए होता है। तो वहां तो मैं बोल भी सकता हूं कि वहां हम एक स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम नीड होती है मसल्स को रिकवरी के लिए, फास्ट रिकवरी। तो अगर हम कोई भी डाइट लेंगे, आप मेरे से बोलोगे भैया मैं उस टाइम पे मिल्क ले सकता हूँ, तो मिल्क को डाइजेस्ट होने में 1 से 1.5 घंटे लगता है, वो तब स्टार्ट होगा। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि भाई साथ के साथ अगर आपको हाफ स्कूप या 1 स्कूप प्रोटीन मिल जाए तो अच्छा है। अगर आपको नहीं लेना तो वो भी मतलब वो थोड़ा बेनिफिट देगा। उसके बाद आप पूरे दिन की जो आपकी डाइट है वो आप नेचुरल डाइट से फुलफिल करो। अच्छा, वैसे लोकेश की एक खास बात ये भी है कि ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आज के टर्म्स आज अगर देखें तो नॉनवेज के बिना तो मुझे लगता ही नहीं है, शायद कुछ ही % लोग होंगे पूरे वर्ल्ड में जो अपनी फिजिक को मेंटेन कर पा रहे हैं और मिस्टर वर्ल्ड जैसे लेवल कंपटीशन को खेल पा रहे हैं। तो इनके लिए तो अपने आप में सल्यूट है। प्लस वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करने का एक ये बहुत अच्छा तरीका भी है जी। आप वेजिटेरियन डाइट से कैसे अपनी जो बॉडी की नरिशमेंट है वो करते हैं, कैसे बॉडी नीड्स फुलफिल करते हैं? देखिए, मैं हनुमान भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हनुमान भगवान ही सबसे ज़्यादा बलशाली हैं और वो आपको पता है नॉनवेज का उनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, तो एज ए भक्त होने के नाते मुझे रियलाइज़ हुआ कि बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल डाइट्स और वेज डाइट में भी हमारे पास इतने ऑप्शन हैं
कि हम बॉडी की जो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि एग्स तो एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हाँ, शायद बट हर दूसरा बंदा खाता ही होगा। खाता है, बट अगर हम बात आएगी प्योर वेजिटेरियन तो हम एग्स को भी एग्स भी हटा देते तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, दालें हैं, काफी कुछ ऐसा है कि हम अगर बैठे एक एक अच्छे डाइटिशियन से मिलें और उनसे अपनी डाइट प्लान का हम वो कराएं शेड्यूल के भाई कैसे कर, तो हमारे पास बतेगा हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि यार नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ जी। पर मैं एग्स खाता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं वेजिटेरियन हूँ बट मैं वो चिकन की देखो, करी पी लेता हूँ। मुझे ना वो चीज़ समझ में नहीं आती भाई, या तो आप वेजिटेरियन हो या फिर आप नॉन नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। ये आप अपने आप में क्लियर कर लो। दूसरा मेरा ये है कि मैं फूड सप्लीमेंट का सहारा लेता हूँ। फूड सप्लीमेंट में प्रोटीन शेक का, और बाकी मेरा नेचुरल डाइट से होता है, पनीर हो जाती है, दालें और अपने ये अपना ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो काफ़ी कुछ है वो हो अगर जाता है एक एग की बात करें लोकेश तो जी। एग वाइट और एग का योक जो होता जी। है तो एग योक में फैट होता है यस, और ये कुछ बहुत बड़ा हमेशा से एक क्या डिलेमा रहा है कि यार जी। एग योक को कितना खाया जाए कितना ना खाया जाए। देखो, एग योक खाने में दिक्कत नहीं है, बट हमारी इतनी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं कि हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके उसको हम डिजोल्व कर पाएं या फिर उसकी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर पाएं। राइट। ये तो हम बोलते हैं कि भाई जैसे आप पांच पांच एग ले रहे हो तो उनमें से 5 के तो एग वाइट तो हैं और एक का आप योक ले। मतलब 5 पे एक। यस, 5 पे। नॉर्मल बॉडी वेट के लिए मतलब 80-85। हाँ, वो देखो, अगर बात आएगी नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले की तो हम 5-5 एग 2 बार भी ले सकते हैं। तो एक एग वाइट में 3 ग्राम प्रोटीन होता है और येलो में भी अराउंड 3, तो 6 से साढ़े 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक एग में, तो हम उसमें एक कंपैरिजन ये है कि जी मतलब जितना वेजिटेबल्स का अमाउंट ज़्यादा मेरे को खाना पड़ेगा अगर मैं नॉनवेज खाऊंगा तो उतने कम में, मतलब अगर मैं 10 एग खाऊंगा तो मेरे को दाल या फिर स्प्राउट्स या फिर कुछ और कैबेज वगैरह या ब्रोकली मेरे को ज़्यादा अमाउंट में लेनी पड़ेगी। बट सर बात ये है ना कि वेजिटेरियन जो ये हमारी डाइट है उसमें उसमें लॉट्स ऑफ फाइबर्स हैं। फाइबर्स हमारी फैट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करता है, हमारे गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वेजीज तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं ना तो उसको भी खानी पड़ेगी। अगर मैं एक एडवांस्ड लेवल पर एक एथलीट की बात करूं, जी। आप जैसे एडवांस जी। एथलीट है इस टाइम पर, और ये जब हम जाते हैं लाइक मेरा कंपटीशन है तो क्या प्रिपरेशन होती है? क्या नॉर्मल, क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोग पानी छोड़ देते हैं, काफ़ी टाइम तक पानी नहीं पीते हैं और कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर पे डिपेंड करते हैं, चम्मच से पानी पिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कई कई चीज़ों को लेकर कि आपको अगर स्किन मसल से बहुत ज़्यादा थिन रखनी है, मिलानी है, ज़्यादा दिखे आपका जो फिजिक है अच्छे से, तो पानी को छोड़ना पड़ेगा, नमक को छोड़ना पड़ेगा। आप आज फाइनल बता दो कि ये एक्चुअल में सच है कि नहीं। सर देखो, मेन बात तो ये है कि जो बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या फिर जो बंदा फिटनेस मॉडल भी है, इस लाइन में एक होता है ना अपर लेवल की मेहनत, इसमें बहुत मेहनत है। मतलब बॉडी बिल्डर्स को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि सब सोचते हैं कि हम 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करते हैं। भाई बात वो नहीं है, बात है 20 to 21 आवर्स जो और है ना, उसमें जो हमें डाइट का शेड्यूल फॉलो करना होता है। बाहर का हम कुछ खा नहीं सकते हैं, तला हम कुछ खा नहीं सकते हैं, मीठा हम खा नहीं सकते हैं, और हर 1.5-2 घंटे में ये डाइट लेनी है तो लेनी है ना, ना हम कहीं घूमने जा सकते हैं। तो ये लाइफ एक बहुत बहुत तपस्या है। ही तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे अंकित बयानपुरिया को भी देखें तो वो हाल ही में बहुत यस वायरल हुआ, यस यस, बट बहुत बहुत मेहनती टोटली लड़का, बहुत। वेजिटेरियन डाइट यस, और इवन विदाउट जिम, हाँ, देसी मेहनत उसने, देसी मेहनत, यस, वर्कआउट जो देसी उन्होंने मेहनत उसने ज्यादा की। दंड यस, पेलना और ये सब इन्वेंट किया, लोगों को दिखाया है। बहुत मेहनत कर। अगर जिम में जा रहे हैं बंदे, कोई भी जी जा रहा है रेगुलरली, जी तो अंकित बयानपुरिया जैसी बॉडी मेंटेन करना, जी वेजिटेरियन जी। डाइट एंड विदाउट जिम, तो जिम में जाके ये जल्दी हो सकता है? देखो, जिम में जाके ना हमारा ये होता है कि जो हमारे पास मशीन्स होती हैं, आपने देखा होगा, एक तो होता है बॉडी बनाना, एक होता है सुंदर बॉडी बनाना। हाँ तो इसमें फर्क है। हाँ। तो बॉडी तो कहीं भी बन जाएगी, बट एक होता है कि भाई थोड़ी सी मतलब अट्रैक्टिव बॉडी बनाना, उसके लिए हमें मशीन्स की जरूरत होती है, अच्छे प्रॉपर एंगल की जरूरत होती है। तो जिम से वो मुझे लगता है कि थोड़ा आसान है। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, बट मुझे लगता है कि जिम से वो थोड़ी
आसान हो जाती है, Yes, आसान। मतलब आपकी प्रोसेस थोड़ी सी इजी हो जाती है। यस यस। लोकेश के बारे में बहुत सारी बातें। तो पहले ये आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे और इनकी जर्नी बॉडी बिल्डिंग की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गया इनका माइंडसेट। लेकिन लोकेश, एक चीज़ है कि माइंडसेट तो सेम ही रहता है, मतलब चाहे आप आईपीएस की तैयारी करो, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करो, तो आपको अपने ब्रेन को उतना ही ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में भी मेहनत बहुत ज़्यादा है। हमारे बचपन में कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आपने तो पढ़ाई भी कर ली और आप बॉडी बिल्डिंग भी कर गए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ। हाँ। और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ और मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की थी। जैसे 12 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, बिल्कुल। अराउंड 5 से 6 लाख उसमें एग्जाम देने जाते हैं। देखो 5 से 6 लाख में ना सर 50,000 लोग तो ऐसे होते हैं जो हाई लेवल माइंडेड होते हैं, बट उसमें से एंड में चुने जाते हैं 700 to 800। ये वहाँ पे हमारी थोड़ी किस्मत का भी बड़ा रोल बड़ा होता रोल है। दूसरा ये कि जब मैंने मेहनत की थी, यूपीएससी की थी, मेरे जो फादर हैं वो दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं, तो मैंने बचपन से यूनिफॉर्म देखी है। मेरा जो सपना रहा था, मेरा सपना ये था बचपन से और आज तक भी है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनता। अच्छा। बट शायद मेरी किस्मत में नहीं था। मेहनत मैंने बहुत की, बट मेरे से नहीं हो पाया। ये जो आप किस्मत वाला फैक्टर कह रहे हैं ना, यूपीएससी की तैयारी में मतलब बहुत सारे लोग, इवन अभी 12th फेल एक मूवी आई थी जी। तो वो भी आईपीएस ऑफिसर बनते हैं और ये जो जर्नी होती है उनकी बहुत स्ट्रगलफुल होती है। पर आपका जो किस्मत वाला फैक्टर है ना, वो 3 बार फेल होते हैं और चौथी बार में बनते हैं, तो लोग ऐसे 5-5 बार फेल हुए। तो बंदे मतलब हिम्मत हार के फिर अपना वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की जो तैयारी है वो आपको लाइफ में पीछे कर देती है या फिर मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी आपको अपने आप में लाइफ के लिए ट्रेन कर देती है। इसमें मैं आपको रोकना चाहूँगा, सॉरी। इसमें जो मेरे कोच रहे हैं, जो मेरे गुरु थे यूपीएससी में, वो थे आईपीएस नरेंद्र बजरानिया, अपने हरियाणा कैडर के यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर हैं। तो वो मेरे से बोलते थे कि मैं तुझे यूपीएससी करने भेज रहा हूँ, मन लगा के पढ़ाई करियो। फिर मैं जब उनसे एक बार मिलने आया तो मैं थोड़ा, जब मैंने 2 अटेम्प्ट दे लिए और फिर मैं बिल्कुल ही हताश हो गया था, तो उन्होंने मेरे से बोला कि लोकेश, मैंने यूपीएससी के लिए तुझे भेजा, मैं चाहता हूँ तू आईपीएस बने ना बने वो एक अलग मैटर है, बट यूपीएससी की स्टडी करने के बाद एक माइंडसेट और तू मेरे साथ बैठ के बातें कर सकता है, तो मुझे वो तेरे में लाना जरूरी है डेफिनेटली कि तू इसलिए यूपीएससी की तैयारी कर। तो यूपीएससी करने के बाद काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो लोकेश, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी की तैयारी टफ है या फिर बॉडी बिल्डिंग? सर बड़ा ये इन दोनों में कंपैरिजन करना मेरे लिए बहुत टफ है। मुझे लगता है कि दोनों ही बराबर टफ है। दोनों में तपस्या की जरूरत है, बाकी अपनी किस्मत है। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो मैं आपसे बॉडी बिल्डिंग से कुछ दिन पहले की प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहा था ना, तो वो भी बहुत सारे मिथ्स हैं, आप उसे भी प्लीज़ क्लियर करिए। हाँ, ये बॉडी बिल्डिंग में जिसको कंपटीशन खेलना है, जिसको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है, उसकी मेहनत तो बहुत हाई लेवल पहुंच जाती है। तो उसमें एक होता है लोडिंग फेस, होता है हमारा सॉल्ट लोडिंग, और उसके बाद फिर कार्ब्स लोडिंग फेस एग्जैक्टली होता है। ये लोडिंग फेस होता है कि कंपटीशन से 7 डेज पहले ये हर किसी कोच पे डिपेंड करता है अपने पे, बट जो मुझे सिखाया गया है वो 7 डेज पहले हमें सॉल्ट इनटेक करना होता है और सॉल्ट लोड करना होता है। फिर जब 4 डेज रह जाते हैं तो सॉल्ट को कट डाउन कर दिया जाता है, फिर कार्ब्स लोड होते हैं। फिर जब 24 आवर्स रह जाते हैं कंपटीशन में तो हमारा हमें फिर वाटर छोड़ने के लिए बोला जाता है, बट वो भी डिपेंड बॉडी के ऊपर करता है। मतलब कोच डेली आपको सुबह देखेगा कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। तो लोडिंग वाले फेज के बाद फिर कौन सा फेज है कि आपको पानी का इंटेक जो है वो 24 घंटे पहले बंद कर देना? पहले होता है सॉल्ट लोडिंग, फिर होता है कार्ब्स लोडिंग। मेरे जो कोच हैं उनके जो अकॉर्डिंग था, फिर उसके बाद वाटर इनटेक को स्टॉप किया जाता है। जब आप कंपटीशन में जा रहे होते हो उससे अराउंड 24 घंटे पहले वो भी कोच डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी को देख के कि वो 24 आवर्स होंगे या 18 आवर्स होगा या 30 आवर्स होगा। अच्छा, कोच को डिपेंड है। जब आप कंपटीशन में एंटर कर रहे होते हो या फिर जब स्टेज पे चढ़ रहे होते हो, तो आपके साथ में वर्ल्ड के बेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं,
और सामने जजेस हैं, ऑडियंस हैं, क्या फील होता है? आप देश को रिप्रेजेंट सर, कर रहे हो। मैंने इंडिया को 6 बार रिप्रेजेंट किया है और मेरे पास 5 मेडल हैं। तो जब हम स्टेज पे चढ़ रहे होते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल होता है। जब हम तिरंगा उठाते हैं, मतलब जीतने के बाद जब हमें मौका मिलता है हमारे देश का, जो हमारा स्वाभिमान है तिरंगा, उसको उठाने का, वो वाली फीलिंग हाई लेवल। गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को। यस, वो फीलिंग अलग है। आह, हम जब घर बैठ के देखते हैं ना, इवन ओलंपिक्स देखते हैं ऑनलाइन, yes. तो हम देखते हैं कि हमारा कोई एथलीट अगर फर्स्ट आ रहा है जी। तो हमारा नेशनल एंथम बजता है और जो फीलिंग होती है। यस, वो क्योंकि उसमें ये होता है ना कि ज्यादातर लोग सामने जो बैठे होते हैं वो आउट दूसरे ऑफ देश कंट्री के वाले। होते हैं। हाँ, ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि गोरे 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 क्या, तो उनके सामने जब हम अपना फ्लैग उठाते हैं तो वो वाली फीलिंग अलग होती है। लोकेश, आप सोशल मीडिया पे भी आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है जी। और रिसेंटली आपके 4 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं yes. इंस्टा पे, और यूट्यूब और फेसबुक पे भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। जी। तो कैसा लगता है ये लाइमलाइट? जब आप कहीं जाते हो तो लोग आपको घेरते हैं, पूछते हैं, फोटो खींचते हैं। सर, मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे लोगों से प्यार बहुत मिला है। और मैं बोलूँ, वैसे तो मुझे सर्व समाज से प्यार मिला है, और मैं राजपूत हूँ, तो राजपूत तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जब हम कहीं जाते हैं और फिर मान सम्मान मिलता है तो अच्छी फीलिंग आती है कि चलो अभी आके सही, बट हमारी जो मेहनत हम इतने सालों से कर रहे हैं उसका हमें रिवर्ट मिलना स्टार्ट हुआ हुआ है, है। जी। चाहे वो अब सोशल मीडिया पे है, चाहे आपको रिसेंटली जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जी। वो डीसी जो है जी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जी। फरीदाबाद के, उन्होंने भी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था फॉर इलेक्शंस। यस, मैं अभी लेटेस्ट मुझे स्वीप स्वीप एम्बेसडर बनाया गया है फरीदाबाद का। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2019 में गुड़गांव से ब्रांड एम्बेसडर था स्वीप का। तो अभी मुझे फरीदाबाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसमें मेन रोल होगा कि हम निर्वाचन आयोग के लिए हम काम करेंगे, और ये मुझे डीसी फरीदाबाद हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। तो पहली बात तो मुझे अपने होम टाउन की जिम्मेदारी मिलने के बाद बड़ा अच्छा लगा। दूसरा इसमें ये होगा कि हम लोगों को अवेयर करेंगे, हम उनको जागरूक करेंगे कि भाई वोट डालना बहुत ज़रूरी है, और एक एक वोट कीमती होता है। बिल्कुल। और उस दिन जो वोटिंग के लिए हॉलीडे होता है उसको अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ ना करें, घूमने नहीं जाएं। जैसे कि 64% वोटिंग है लास्ट बिल्कुल। 2019 में फरीदाबाद की। तो आप सोचो 64% है, 36% लोग कर क्या रहे थे? ठीक है, तो भाई एक दिन है, उसमें आपको 2 घंटे निकालने। 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, अब तो बहुत कम टाइम लगता है। सरकार के जो अभी सुविधाएं हैं वो बहुत ही हाई लेवल है कि भाई जल्दी से आपका नंबर आ जाएगा, आपको वोट डालना चाहिए। जैसे लोग बोल देते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे लिए वो करो, ये करो, बट उनको मैं बताना चाहूंगा भाई फंडामेंटल ड्यूटीज भी कोई चीज होती है। आपने अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ी होंगी, और वोट डालना फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है। तो प्लीज अपनी वोट कास्ट करें। बहुत अच्छी बात बोली लोकेश ने, वोट तो डालना ही चाहिए यार, बिल्कुल सही। फिर बाद में रोना भी नहीं चाहिए। Yes. अगर किसी पार्टी के पॉलिसीज आपको पसंद नहीं आ रही तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जो है कंप्लेन्स भी करते हैं। Yes. तो अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए और वोट डालिए। Yes. लोकेश, बहुत सारे लोग जब अपनी लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अप्स की आपकी स्टोरी है कि आपने देश के लिए मेडल लाए, लेकिन डाउन्स आपने क्या देखे, क्या एक्सपीरियंस किया? मैं जब इस लाइन में आया था तो वो फैमिली की वजह से आया था, क्योंकि फैमिली को नीड थी कि फैमिली में एक बंदा बहुत तगड़ा होना चाहिए। मतलब बिल्ट अच्छी होनी चाहिए। यस, एक बंदा फैमिली में बहुत तगड़ा होना चाहिए, और ये सभी के लिए मैसेज है कि हर किसी फैमिली में एक बंदा तगड़ा होना चाहिए। फिर मैं जब इस लाइन में आया तो उसके बाद मुझे 2 साल बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई थी अपेंडिक्स की। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं हॉस्पिटल में रहा था अराउंड 15 डेज। तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था, तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि अब तो बहुत तगड़ा नाम कर दूंगा। ऐसा क्या सुनने को मिला? कि पाउडर की बॉडी थी, और अच्छा, अपेंडिक्स के ऑपरेशन में पाउडर की प्रोटीन्स को दोष दिया गया। जिनको जागरूकता नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो मतलब हमारे कुछ भी हो जाए, एक बॉडी बिल्डर के या फिर एक फिटनेस वाले बंदे के कुछ भी हो जाए, उसको सब रिलेट करेंगे जिम की प्रॉब्लमों से।
वैसे आप हॉस्पिटलों में जाओगे, अभी भी जाके देखोगे तो 99% नॉर्मल जनता है जो वहाँ पे पड़ी है। जिम वाला तो शायद ही किसी हॉस्पिटल में मिलेगा कि ये जिम करता है और ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। ये बहुत सही बात है। Yes, बहुत ये नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो Yes. तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो होगा जो आपको ताने मार रहा होगा कि डब्बे ले रहा है और ये सब ले रहा है। हाँ, उसमें ये होता है कि बॉडी बिल्डर्स को फैमिली वाले तो नहीं, मतलब मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बट बाहर ये सुनने को मिलता है कि भाई बॉडी बिल्डर्स को या फिर फिटनेस वालों को कुछ भी हो जाए तो उनको रिलेट कर देंगे कि भाई जिम Proteins. और जिम के जो भी ये Supplements. इनके लिए सप्लीमेंट्स खाते हैं उसकी वजह से हो रहा। बट ये नॉर्मल जनता परेशान पड़ी है, उसके बारे में कोई नहीं देखता। या लोकेश, आप जितना मैंने आपसे बात की है, आप बहुत ही मॉडेस्ट साउंड करते हो, बहुत ही डाउन टू अर्थ साउंड करते हो। और इवन मैंने इन्हें फ़ोन किया था तो सबसे पहले इनके बोल यही थे कि नमस्ते भैया। और जब मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो इनकी रील्स में आप देखोगे कभी ये चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी ये कैबिनेट मिनिस्टर से मिल रहे हैं, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स के साथ बैठे हुए हैं। तो अपने आप में इंसान में कुछ ना कुछ आ जाता है, घमंड कहो, चाहे कोई अपनी मान सम्मान की बड़ी वो आ जाती है। तो आपके साथ ऐसा नहीं। और दूसरा इसमें पॉइंट ऐड करूंगा, आजकल ई लफड़ा बहुत चल रहा है, हैशटैग ई लफड़ा बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो इवन फरीदाबाद में ही ई लफड़ा हुआ था, जो राजवीर सिसोदिया और रजत दलाल का, जिस पे एक बहुत बड़ा बवाल बना था जी। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? भैया जितना मैं दिखता हूँ ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा हूँ। और इन शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि जो मैं दिख रहा हूँ लोगों को, मैं बहुत तगड़ा हूँ। और मैं भैया अकेला ही बहुत तगड़ा हूँ। मतलब मेरे से पंगा लेने से पहले पब्लिक को सोचना पड़ेगा। तो आपको कभी थ्रेट्स आए हैं ऐसा कुछ? भैया हिम्मत ही नहीं है किसी की, क्योंकि जो थ्रेट्स आते हैं और जिनको कोई थ्रेट देता है, हम उनका इलाज करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। ये तो बहुत ही धमाकेदार बात है। क्योंकि लोकेश अपने आप में बॉडी बिल्डिंग की लाइन में एक बहुत बड़ा नाम है। और रिसेंटली अभी जो ये ई लफड़ा हुआ था, उसमें सारे बॉडी बिल्डर्स ही थे। और आप भी थे क्या कहीं? नहीं, मैं आप इन्वॉल्व नहीं थे? मेरे पास काम बहुत है भैया। तो सोशल में आपको क्या लगता है वैसे, ये ऐसा जनरेट किया गया, ये पूरा एक स्ट्रैटेजी थी या फिर एक्चुअली में कुछ लड़ाई थी जो कि हुई है लोगों की? भैया मैं इतना डीप में इसमें गया नहीं, बट मैं बोलना चाहूँगा कि भाई ये ना लोगों पे गलत असर डालता है। मतलब यंग जनरेशन हमको देख के इंस्पायर है, फिटनेस वालों को देख के बहुत बहुत बच्चे इंस्पायर होते हैं। तो हम ऐसा काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा। ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग जो करते हो, चाहे वो राजवीर सिसोदिया हैं या फिर वो नितिन चंदेला हैं या फिर वो रजत दलाल हैं, आप लोग एक इंस्पिरेशन हो। और आप लोगों का रहन सहन, आपका लोगों का खाना पीना देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े लोग हो। जैसा आप लोग करते हो, तो आप वो कहते हैं ना स्पाइडरमैन की फिल्म में कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समाज को अच्छे मानसिकता और अच्छे लोग दो और अच्छी इंस्पिरेशन दो। तो लोकेश की बात मैं 100% एग्री हूँ कि आप जो भी अच्छा करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे, लेकिन अगर आप लड़ाइयाँ करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। आई डोंट नो कि फॉलोअर्स आप लोगों के बड़े कि नहीं बड़े, आई एम श्योर बड़े होंगे। और वो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, आप लोग अच्छा रहन सहन कर रहे हैं। बट प्लीज़ इस चीज़ को भी आप लोगों को देखना चाहिए कि आप कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। लोकेश, यूपीएससी पे मेरा एक सवाल था आपसे कि आपने बोला कि यूपीएससी में बहुत टफ रहता है और लक की बहुत ज़रूरत है, बॉडी बिल्डिंग में भी टफ रहता है और लक की भी ज़रूरत है। तो आपके हिसाब से यूपीएससी के आज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो इवन बॉडी बिल्डिंग में जो आज के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें क्या कंपैरिजन है कुछ? भैया कंपैरिजन का तो पता नहीं, मुझे ये रहता है कि भाई जो भी करो दिल से करो, पूरे मेहनत से करो। और अपने एक ओझा सर हैं, वो अवध ओझा की बात? हाँ, यस अवध ओझा सर, वो बोलते हैं कि भाई या तो आप लाइब्रेरी जाओ, या आप जिम जाओ, या आप मंदिर। मतलब जो आप अपना टाइम है ना, ये बस आप 3 जगह पे आप इन्वेस्ट करो। भाई यूपीएससी के लिए नहीं होगी तो फिर बॉडी तो बनेगी।
बॉडी भी नहीं बनी तो आपको एक आध्यात्मिक ज्ञान तो होगा। तो बेफिजूल की बातों को छोड़ के, ये गैंगबाजियों को छोड़ के अपने काम पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने आध्यात्मिकता की बात करी तो स्पिरिचुअलिज्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्पिरिचुअलिज्म से या फिर किसी भगवान को मानते हैं या किससे इंस्पायर्ड है? भैया मैं हनुमान बाबा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग भक्त हूँ, और मैं नीम करौली बाबा को मानता हूँ। अच्छा, नीम करौली बाबा। कैंची धाम, यस। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर मंथ वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि जब से मैं वहाँ पे गया हूँ तो अराउंड तीन बार जब मैं गया था, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आए, और मैं थैंक्स करूँगा कि यस, वहाँ पे बहुत बहुत ही कोई मतलब अनदेखी ताकत है वहाँ, मतलब वो महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो मैं मानता हूँ। क्या महसूस हुआ एग्जैक्टली आपको? भैया मेरी लाइफ में मैं बिल्कुल थक चुका था, वहाँ जाके मुझे महसूस हुआ कि अभी लाइफ बाकी है और बहुत कुछ करना बाकी है। तो वहाँ से हिम्मत मिली, काम अपने हो रहे हैं सारे। नीम करौली बाबा भी हनुमान जी के ही भक्त थे। इवन वो, मैंने जो सुना है, वो हनुमान जी के अवतार थे। अवतार थे। तो बिल्कुल मैं सही बात। उनको बहुत मानता हूँ। विराट कोहली रिसेंटली नीम करौली हाँ बाबा के देखो, मंदिर में गए। बहुत सारे हैं जो, स्टीव जॉब्स पहले आए हाँ, थे, जो मार्क जकरबर्ग जो आए। वहाँ पे जाते हैं, बट जब से मैं जाता हूँ तब वहाँ इतनी इतनी भीड़ भाड़ नहीं भीड़ नहीं थी। थी। बट विराट कोहली साहब के जाने के बाद वहाँ लोगों की नज़रों में आ गया मंदिर बाबा का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सनातन धर्म को लेकर भी अब 2023 या 2024 की अगर बात करें, आज से 5 साल पहले सनातन धर्म को लेकर लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन आज की डेट में लोगों में जागरूकता काफ़ी है। छोटे छोटे बच्चे भी इवन मंत्रों का जाप करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये ऑब्वियसली अच्छा ही है? यस, मैं और बोलना चाहूँगा कि सनातन धर्म वालों से कि भाई पूजा पाठ के लिए टाइम निकाल लो, मतलब 24 घंटे में से 10 मिनट तो आप निकाल सकते हो भाई। कौन सी ऐसी आपको नीड होगी कि नहीं भाई, इतनी ज़्यादा आप बिजी हो चुके हो, सुबह सुबह 10 मिनट निकाल लें तो अच्छी बात है। यार मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म शुरू से ही बहुत पावरफुल है, सबसे पुराना धर्म है। Yes. और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इस जो क्या कहेंगे, इस आइडियोलॉजी को दबाया गया और एक माइंडसेट चेंज कर दिया गया। मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूं, सो 25 साल की उम्र में और 24 साल की उम्र में एक हमारे यहाँ पे एक टर्म होती है कि कहते हैं कि आपको वोक आइडियोलॉजी वाला बनना चाहिए। वोक मतलब कि लेफ्टिस्ट या लिबरल आइडियोलॉजी हो। तो जो सनातन आइडियोलॉजी हो वो आपको दरकिनार करके आपको एक लिबरल और लेफ्ट आइडियोलॉजी, तो मैं भी उस आइडियोलॉजी का था एक टाइम पे। अच्छा। बिल्कुल। तो इवन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हैं, इवन राम मंदिर पे भी जो डिसीजन आया, तो पहले ये एक वेव थी कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह स्कूल बना देना चाहिए, क्यों हम इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वहाँ पे पीस होनी चाहिए। बट आज के डेट में अगर हम किसी से बात करें तो सारे लोग इस चीज से इंस्पायर्ड है और उस चीज से एकजुट हो रहे हैं कि राम मंदिर बना है और वही बनना चाहिए था। देखो, इस चीज़ से जागरूकता तो आ रही है, जहाँ जिसकी जगह थी वहाँ उसको मिलना चाहिए। भाई जिसको जो करना है करो, अपन तो हनुमान जी के भक्त हैं और हम तो कट्टर भक्त रहेंगे। आप एक बॉडी बिल्डर हैं जी। और हनुमान जी के भी भक्त हैं। राजपूतों की अगर कम्युनिटी की भी बात करें तो उन्होंने हर एरा में योगदान दिया है, जी। युद्ध किए हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत गलत कुशासन से बचाने के लिए हमेशा युद्ध किए हैं और अपने कुर्बानियां दी हैं। तो राजपूत कम्युनिटी में महाराणा प्रताप भी थे, जो कि अब आप उन बॉडी बिल्डर्स की बॉडी देखना, वो जो वॉरियर थे उनकी भी फिजिक होती थी। वो 8-8 फुट के होते थे, उनकी फिजिक होती थी, उनकी जो स्वॉर्ड्स होती थी वो भी बहुत लंबी होती थी, उनके घोड़े बहुत ताकतवर होते थे। और बहुत सारी कहानियां हैं उनसे रिलेटेड कि वो जब आदमियों को काटते थे, मारते थे, तो फिर उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था, इतने बड़े योद्धा थे वो। तो आज के ज़माने में महाराणा प्रताप जैसी मेंटालिटी, फिजिक अगर ये किसी को बनानी है तो क्या करना चाहिए उसे? और सबसे बड़ी बात, प्योर वेज सनातनी। भैया जैसे मैं एक राजपूत हूँ और मैं भी
जो हमारी फैमिली थी वो भी मेवाड़ से निकली हुई है। तो महाराणा प्रताप हमारी कम्युनिटी क्या है, वो तो सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है और वो एज ए गॉड उनको मानते हैं। उन्होंने जो ये लड़ाइयाँ लड़ी या फिर उनके पुरखों ने लड़ी या फिर जितने भी हमारे योद्धा थे उसमें मैक्सिमम तो राजपूत ही थे। तो उन्होंने देश के लिए अपने बच्चों के सर कटाए, मतलब फ्रंट लाइनर राजपूत रहे हैं। एक टाइम ऐसा आया था कि 17 साल से ऊपर के बच्चे नहीं बचे थे राजपूतों में। तो उस टाइम में राजपूताना बोलते हैं ना कि यार राजपूताना खून में तो अलग ही उबाल होता है। तो उनकी जो ताकत थी, उनका जो माइंड सेट था, ये था कि भाई मर जाएंगे, सर कटा लेंगे बट सर नहीं झुकाएंगे। तो हमारी कौम में तो मरने को एक ये समझा जाता है प्राउड, यार ओहो मैं जाऊंगा आज मरने, मैं एक बंदा कम से कम 50-100 को मारेगा फिर मैं मर जाऊंगा। तो उनका एक अलग। लोकेश, आजकल जात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिवीजन लोग करने लगे हैं। मतलब पहले भी ऐसा होता था कि हम लोग जात पात को लेकर चीज़ें बोलते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। तो आजकल हर आदमी ना सोशल मीडिया पर थोड़ा शो ऑफ भी करना चाहता है और अपनी ही कास्ट को या अपनी ही जात को जो है वो बड़ा दिखाना चाहता है। बट मेरा मानना ये है कि हर इंसान ने योगदान दिया है हमारे, चाहे देश की लड़ाई हो चाहे वो धर्म की लड़ाई हो। आपका क्या मानना है? मेरा मानना इसमें यह है कि देखो, अपनी जात पे गर्व करो, अच्छी बात है, ठीक है, बट दूसरों की जात पे कोई भी टिप्पणी ना करो। और एक इसका दूसरा फैक्टर अब ये है कि अगर सनातन को आगे लेके चलना है तो हमें जात पात को तो साइड में रखना होगा, सबको साथ मिलके चलना होगा। अब जैसे मैं हूँ राजपूत, बट मेरे जो यूपीएससी के गुरु रहे हैं वो हैं जाट, मेरे जो बॉडी बिल्डिंग के गुरु हैं वो हैं जाट, जो मेरी लाइफ में मेरी ताकत है बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं वो हैं जाट। तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ हम एक ही कौम को अपने ही कौम में रह जाएं, हमें तो सर्व समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी सनातन की ताकत बढ़ेगी। और सनातन सिखाता भी है। यस। लोकेश, आपके आइडल कौन रहे हैं जब आपने शुरू की बॉडी बिल्डिंग, और किसी को आपने देखा कि इसके जैसा मुझे बनना है, या फिर आज भी अगर आप किसी को देखते हैं तो उस इंसान से आप इंस्पायर होते हैं? भैया आज भी और अराउंड 14 ईयर पहले 2010 से मैं एक अपने भाई हैं, बड़े फेमस हैं, रोहित राजपूत, उनकी बॉडी को देख के ही मैं इस लाइन में आया था और सपना था कि भाई इस बंदे के जैसा बनना है और इस बंदे से मिलना है। तो रिसेंटली मैं अभी कुछ दिन पहले ही उनसे मिला हूँ। तो आज भी वही लेवल है कि भाई ऐसा बंदा मैंने देखा नहीं और ऐसा मुझे बनना है। भाई बंदे का मतलब उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मैं एक कोर्स करने गया था बॉस क्लासिक का, तो वहाँ पे जो हमारे टीचर थे वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई इंडियंस के भी जेनेटिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं अगर हम उनको ढूंढें, और इंडिया में है रोहित राजपूत, उनका बाइसेप्स का डोला भैया इतना तगड़ा है कि मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा। तो वो मेरे आइडियल रहे हैं। आप जब मिले थे तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और देखते हैं आगे शायद साथ मिलके काम करने का उनके साथ मौका मिले। ये तो बहुत बड़ी बात होगी यार। यस। मतलब किसी के लिए 14 साल पहले जिसके बारे में सोचा, बिल्कुल, और शायद उम्मीद ऐसी बन रही है कि साथ मिलकर काम कर सके। वाओ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनके नज़दीक आने वाला हूँ या फिर मैं उनके छोटे भाई जैसा हूँ। ओके, तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। लोकेश, एक बार बॉडी बिल्डिंग लाइन में ना एक बहुत बड़ा मिथ है, वो सबसे बड़ा मिथ है और एक कीवर्ड है टेस्टोस्टेरॉन, जिसको लेकर ना आदमी लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। जी। टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो आपकी सेक्सुअल लाइफ हो, चाहे वो आपकी बॉडी बिल्डिंग वाली लाइफ हो, डेली लाइफ भी आपकी जब हो। तो कम हो जाता है तो कहते हैं कि आप डल हो जाते हैं, आप जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो कम हो जाता है, जब आप कुछ वर्कआउट करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, कैसे बढ़ाया जाए? मुझे पहली बात तो 25 ईयर के बाद नॉर्मली सभी का कम होना है, 30 के बाद और भी कम होना है। बट हम वर्कआउट करने से, अगर हम अच्छा वर्कआउट करते हैं और हम एक हेल्दी फैट
के साथ में डाइट लेते हैं तो इसको बढ़ाया जा सकता है। और कम होने के बहुत साइड इफेक्ट है। कम होने के बाद चिड़चिड़ापन, मतलब काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर हम अच्छा वर्कआउट और अच्छी डाइट लें तो इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, हॉलीवुड जी। एक्टर्स होते हैं, जैसे कि वेन जॉनसन बोले, टाइगर श्रॉफ बोले और जॉन अब्राहम, जी तो इन तीनों की फिजिक ही अलग, बॉडी टाइप भी है और अलग ही जी। फिजिक भी है, जी लेकिन इन तीनों की ही फिजिक बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव भी है जो आप जी बता रहे थे, जी साथ ही साथ बहुत अच्छी, मतलब लगता है बिल्ट बहुत स्ट्रांग है। जी। तो ये स्टेरॉइड्स और जो सप्लीमेंट्स हैं, इनका क्या यूजेज इनकी बॉडी में है और कितना ये करते हैं? क्या ये सिर्फ फिल्मों के लिए फिट रहते हैं या फिर डेली लाइफ में भी इतना फिट रहते हैं? और स्टेरॉइड्स को लेकर जो और भी बहुत सारी चीज मिसकंसेप्शंस हैं, वो भी आप बताइए। देखो, मैं जॉन इब्राहिम के बारे में तो जानता हूँ कि ये बंदा 4:30 बजे उठ के जिम जाना ही जाना है, बाहर का खाना नहीं है, अच्छी मेहनत करनी है। तो ये तो उस लेवल पे हैं कि ये साल से साल अपने आप को मेंटेन रखते हैं। पर क्या वो स्टेरॉइड्स लेते हैं? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, एज ए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट अगर हम एक अच्छी डाइट और फूड सप्लीमेंट का सहारा लें तो हम एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं। वो बॉडी बिल्डिंग वाला गेम वाला काम अलग छोड़ो, बट अगर किसी को अच्छी फिजिक चाहिए तो वो अच्छी मेहनत, अच्छी डाइट और एक ठीक ठाक फूड सप्लीमेंट का अगर हम सहारा लें तो हो सकता है। लेकिन स्टेरॉइड वाली जो बॉडी होती है और जो नॉर्मल फिजिकल फूड सप्लीमेंट्स होती है, क्या वो उसमें डिफरेंस पता चल जाता है? आप जैसे Yes. देखते हो तो उसमें Yes. पता चल जाता है क्या क्या चीजें होती है कि हमें डिफरेंस कोई भी नॉर्मल आदमी कर सके? कोई भी ये होता है कि जो स्टीरॉयड वाली बॉडी होगी उससे रिकवरी, मान चलो किसी नॉर्मल बंदे को देना स्टार्ट कर दिया तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। मतलब नॉर्मल बंदा अगर वर्कआउट करेगा तो उसको 72 आवर्स लगेंगे दोबारा से मसल ट्रेन करने के लिए। बट जैसे हम बाहर से कोई टेस्टोस्टेरोन हम इंजेक्ट करते हैं उसके बाद रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो जल्दी रिजल्ट लोगों को दिख जाते हैं। बट मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि साइड इफ़ेक्ट हैं, आज नहीं होगा तो 5 साल बाद होगा, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद होगा, पक्का होगा अगर कोई बाहर से इंजेक्ट कर रहा है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कहते हैं कि यार अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो बाल उड़ जाते हैं, Yes. बच्चे नहीं होने की एक वो बन जाती है कि Yes. बच्चे नहीं होंगे, तो ऐसा है? कुछ हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, कुछ क्या, इसके तो बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे सबसे पहले तो हेयर फॉल होता है, दूसरा है अपना आई साइड वीक हो जाना, तीसरा हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, लीवर, किडनी, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल वाला फैक्टर तो है ही। तो अब चाहे आप स्टेरॉइड्स की बात करें या फिर अब बाहर के खाने की बात करें, जी बाहर का खाना भी उतना ही हानिकारक है। मतलब स्टेरॉइड्स भी वही काम कर रहे हैं, और जो आप डेली ऑयली फूड, तला हुआ और गला हुआ जो फूड आप बाहर का खा रहे हो, और ये भी उतना ही साइड इफेक्ट कर रहा है वैसे, अगर आप ये उससे ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदे ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, स्मोक ज्यादा करते हैं, उनसे अच्छे तो वो बंदे हैं जो इन चीजों को बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, बॉडी बना। लेकिन आप देखो ना, अब आप 24 साल का लड़का या 22 साल का लड़का, उसको हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, और 30 साल की एज तक आते आते उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है उस चीज़ को लेकर कि शादी नहीं होगी, कहीं भी जाएगा तो हर कोई मजाक बनाएगा। तो ये खाने की वजह से है या फिर जेनेटिक्स है? हेयर फॉल का मेन रोल तो है जेनेटिक्स का, या तो उसके फादर या फिर ग्रैंडफादर, इनका कोई ना कोई कनेक्शन निकलेगा हेयर फॉल का। बाकी उसके बाद फिर जो आजकल नहाने का पानी जो होता है वो भी बड़ा ही, हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा करता है। बाकी तो हम जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो उससे हार्मोनल अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसके बाद। लोकेश, ये जो आपका प्रोफेशन है, जी, इस प्रोफेशन में जब आप ट्रेनर बने या फिर जब आपने सीखना शुरू किया, अब आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस कैसा था एज अ ट्रेनर? स्पेशली कैसा एक्सपीरियंस था? सर, मुझे एज ए ट्रेनर जो इंडिया में समझ में आया है, तो बहुत कम लोग हैं जो ट्रेनर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब जिम में लोग सोचते हैं कि ट्रेनर ही उनके डंबल्स उठाए, ट्रेनर ही उनको उनका शेकर पकड़ाए, ट्रेनर ही उनके लिए उनकी सीट को साफ करे। बट
मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्रेनर्स को प्लीज़ रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो आपकी बॉडी को बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको इंजरियों से बचा रहे हैं, आपको आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। मुझे लगता नहीं है हेल्थ से बड़ा पैसा है, बिल्कुल, क्योंकि पैसा भी तभी काम आएगा जब आपकी हेल्थ अच्छी है। हेल्थ रहेगी। तो ट्रेनर्स को रिस्पेक्ट मिलनी बहुत ज़रूरी ये प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टेबल है, और ट्रेनर्स है। को यस, जो अभी लोग ट्रीटमेंट देते हैं जी। उससे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट वो देने की ज़रूरत है। better deserve करते बट हैं। लोकेश, इसमें मेरा भी एक सवाल ये जी, है कि यार जी। ट्रेनर्स भी कभी कभी जो है ना लोगों को पुश करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जो कि ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ आई थिंक बिकॉज ऑफ दे वांट टू मेक मोर मनी, और कुछ Yes. हर तरीके के लोग होते भैया, हैं हर प्रोफेशन पता में। है ट्रेनर्स की लाइफ बड़ी बड़ी टफ है। मतलब आप कितने बंदों को जानते हो जो 5 बजे उठ के, उनकी डेली का लाइफस्टाइल है कि 5 बजे उठना, 5:15-6 बजे जिम पहुंच जाना है, उनको अपने जॉब पे खड़ा होना, फिर ट्रेनर्स को अच्छा दिखने के लिए उनको बहुत डाइट की नीड होती है। तो इतना कोई उनको ना तो कोई रिस्पेक्ट दे पाता, ना उनकी इतनी अर्निंग है अभी। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं जिम को लेके, तो वो जिम में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी तो शायद जो ये छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं तो वो आगे आगे नहीं करेंगे। सरकार को ट्रेनर्स के लिए एक योजना निकालनी चाहिए। यस, ट्रेनर के लिए योगदान चाहिए। बिल्कुल, एक प्रोफेशन, मतलब काफी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और यस, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है भैया। तो आप लोग भी जब जाएं दिसंबर तो जनवरी के समझे। महीने में हाँ, हम काफी घर टफ है, से नहीं मतलब निकल दिल्ली सकते, और वो एनसीआर 6 जैसे बजे रीजन में, उनको जिम में जाना है तो दिल्ली जाना है। एनसीआर में जहाँ पे इतनी ठंड होती है, यस, लोग यस, इवन आप, मैं, मेरे ट्रेनर्स भी थे, तो मेरे ट्रेनर मेरे को सुबह 5 बजे फ़ोन करता था, और वो मेरे को फ़ोन करके बोलता था यार आ जाओ। मैं कहता था यार आ रहा हूँ, बस 10 मिनट रुक जा। फिर मैं आधे घंटे सो जाता था। फिर मेरे को 5:30 फ़ोन करता था कि भैया आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर वो 6 बजे फ़ोन करता था, मैं जाके उसके पास 6:30 बजे करीब पहुँचता था, जो कि रेगुलर रहा है। बट उसने मेरे साथ कभी हार नहीं मानी। हालांकि मेरी कोई इतनी बहुत अच्छी फिजिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनर्स का ये मानने की बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, फिजिकल मेहनत होती है, बहुत क्योंकि ज़्यादा। मैंने तो की हुई है। जब मैं एक जिम में ट्रेनर था तो सुबह 5 से 6 पहले अपना मैं कार्डियो करता था, फिर 6 से 11 मेरी जॉब होती थी, 11 से 3 मैं कॉलेज जाता था, 3 से 4 अपनी डाइट लेके 4 से 9 फिर से ट्रेनर की लेकिन ड्यूटी। लोकेश, मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है आपसे, जी, उबल रहा है, बाहर आ रहा है। लोग जानना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं स्पेशली, जी। जिम लाइन में आखिर कितना पैसा है, प्रॉफिट है, लॉस है? जब आप एक एथलीट बन जाते हैं प्रोफेशनल, जी। तो उसके बाद आपको क्या रिकॉग्निशन मिलती है? तीसरा, आपका जो सप्लीमेंट्स का बिजनेस है, तो उसमें अगर कोई करना चाहता है तो कैसे करे, सावधानियां क्या हैं, वो ज़रूर बताएं आप। भैया, जिम लाइन में पैसा तो बहुत है, बट हम एक ठीक जगह पे हों तो हम वहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारी जो लाइफ है ना, बॉडी बिल्डर्स या फिर फिटनेस या फिर जिम ट्रेनर, उनको उनके खुद के खर्चे बहुत हैं। मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए 30, 40, 50 हज़ार रुपये तो कहाँ चले जाते हैं, ये नहीं समझ में आता। और अगर किसी को इस लाइन में आना है तो उसको फैमिली से बड़ा सपोर्ट की नीड होती है, या फिर वो अपनी इनकम इतनी कर ले कि वो इस लाइन में, मतलब आप एटलीस्ट 40,000 50,000 कमा रहे हैं नहीं, आज? तो वो 30 हज़ार 40 हज़ार तो उसी में चले जाएंगे हम्म। अगर हमको बॉडी मेंटेन करनी है तो। हम्म। दूसरा ये कि फूड सप्लीमेंट का बिजनेस, अब देखो आगे आगे तो फूड सप्लीमेंट की नीड सबको होगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि नेचुरल में कुछ नेचुरल बचा है। मतलब सारा कुछ मिलावट चल रहा है। तो इस लाइन में अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बट उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई कॉपी या फिर एक्सपायरी माल सेल ना करें। और लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ से भी खरीदें एक थोड़ा ऑथेंटिक हो, और हर किसी डब्बे पे स्कैन कोड, उनकी वेबसाइट, ये सारा कुछ होता है। थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं और स्कैन कोड से उनकी वेबसाइट पे जाएं या फिर उनको कॉल करें। ये जो इम्पोर्टर होते हैं ये एग्जैक्ट ये भी बता देते हैं कि ये वाला लॉट कब आया था और इस डब्बे पे इसका सीरियल नंबर क्या लिखा हुआ है, ये यस ये हमारे यहाँ से गया है, ये ऑथेंटिक है। तो हम थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं तो हम कर सकते ये हैं। लोकेश की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोकेश, अभी कंक्लूड करते हैं, लेकिन जी, जाते वक्त आपसे एक मैसेज ज़रूर लेना जी, चाहूँगा। वो लोग जो जिम कर रहे हैं, हाँ। वो लोग जो बॉडी बिल्डर्स बनना चाहते हैं, और इवन मिसकंसेप्शंस जो हैं उनसे बचने के लिए कोई लोग क्या करें? मैं बस सभी को जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ाई, स्टडी बहुत ज़रूरी है। बॉडी तो कभी भी 1 साल में बन जाएगी, मतलब जितनी आपको नीड है ना
वो बॉडी 1 साल में बन जाएगी। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है वो बात अलग है, बट स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी पे ध्यान दें, बॉडी कभी भी बन जाएगी। बॉडी बिल्डर बोल रहे हैं, बॉडी कभी भी बन जाएगी, लेकिन आपको स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। लोकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया सोशलाइज पे आने के लिए, बहुत मजा आया। सो मच भैया, आपने मुझे आई होप आपको भी मजा आया। अरे बढ़िया बहुत मजा आया। लोकेश राजपूत को आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और इनको फॉलो भी कर सकते हैं। हमें भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए सोशलाइज पे। स्पॉटिफाई पे भी जाके बहुत इजीली आप हमारा गाड़ी में लगाइए, प्लग इन करिए और लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाइए, और ये सारी बातें ना आपके बहुत काम आएंगी जो लोकेश ने आज कही है। तो लोकेश जी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, और बजरंगबली की आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहे, नीम करौली बाबा का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहे, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट करें और जल्दी से और सारे ढेर सारे मेडल्स लेके आए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए सोशलाइज।